हेलो। आज हम लोग एमपी टेट जो परीक्षा है अपनी उसके लिए एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी एमपी टेट की सिलेक्शन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ एमसीक्यूज हैं वो लगाएंगे। तो आज मेरे साथ आप सिलेक्शंस के लिए जो सिलेक्शन एग्जाम है उसके लिए आप ये लगाइए। और फिर हम देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये अगर क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो आज अपने साथ एमपीटेट के पीवाई क्यूज हैं जो कि इंग्लिश के हैं। उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। ये पीवाई क्यूज हैं जो पहले पेपर में आए हुए हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाजी जर्मनी एंड इट्स कोलैबोरेटर systematically murdered around 6 million Jews, which a part of speech is the word systematically in the given line। इसमें ये पूछा गया है कि जो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ से, नाजी जर्मनी एंड इट्स कोलैबोरेटर्स सिस्टमैटिकली मर्डर्ड अराउंड 6 मिलियन ज्वेज। ज्वेज का मतलब है भाई यहाँ पर जो यहूदी हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो नाजी जर्मनी है, नाजी जर्मनी और उसके साथ वालों ने बहुत ही सही ढंग से या एक सिस्टमैटिकली उन लोगों का मर्डर किया जो कि जो यहूदी थे, करीबन 6 मिलियन यहूदियों का उन्होंने मर्डर किया या उन्हें मारा गया, निहत्थे मारा गया। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड सिस्टमेटिकली, ये वर्ड इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो सिस्टमेटिकली है वो आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इन्हें आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये बताया गया है कि ये जो आपके ऑप्शन हैं इन ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी ऐसा शब्द, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में, जिसके, एक सेकंड, कोई भी ऐसा शब्द जिसके लास्ट में क्या आता हो, जिसके लास्ट में ना एल वाई आता हो, जिसके लास्ट में क्या होता हो, एल वाई, ऐसे शब्द को आप क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को आप एडवर्ब कहते हैं। ये उसकी पहचान है। किसी भी शब्द के पीछे यदि आपको एल वाई दिखाई दे तो सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो शब्द क्या होगा, आपका एडवर्ब होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एडजेक्टिव है, ऑप्शन बी एडवर्ब है, ऑप्शन सी प्रेपोजिशन है, ऑप्शन सी नाउन। तो अगर आप देखोगे तो सिस्टमैटिकली वर्ड के पीछे ना एल वाई दिखाई दे रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो एल वाई वर्ड होता है वो क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। तो हमेशा ध्यान रखना हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होगा हमारा सही आंसर है। क्लियर है। इस तरीके से ना आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि वो शब्द किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है अपना, thousands of camps and other detentions sites were established across German occupied Europe. Which part of speech is the word across? यहाँ पर क्या पूछा है, across पूछा हुआ है कि across वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर किस रूप में किया जा रहा है, एडवर्ब के रूप में, डिटर्मिनर्स के रूप में, प्रेपोजिशंस के रूप में, या कंजंक्शन के रूप में। तो चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। आपका जो वर्ड है ना across, ये across जो होता है ये है आपका प्रेपोजिशन। ये आपको याद रखना होगा। कभी भी आपको अक्रॉस वर्ड दिखाई दे तो ये आप समझ जाइएगा कि ये कौन है, आपका प्रेपोजिशन है। तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। उन्होंने पूछा है कि अक्रॉस वर्ड का इस्तेमाल आप किस रूप में कर रहे हैं, एडवर्ब के रूप में, डिटर्मिनर्स के रूप में, प्रेपोजिशंस के रूप में, या कंजंक्शन के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, प्रेपोजिशन। अक्रॉस जो है वो प्रेपोजिशन है, इसीलिए इसका इस्तेमाल प्रेपोजिशन के रूप में कर रहे हैं। क्लियर है ये सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विक्टिम्स वर बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम गेटोस अक्रॉस, which of the following is nearest
डिपोर्ट इन द गिवन लाइन। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है? विक्टिम्स यानी पीड़ित हैं, वर बीइंग डिपोर्टेड यानी उन्हें डिपोर्टेड का मतलब होता है निकालना, भगा देना, निकाल देना, किसी देश से निकाल देना, किसी भी देश से या किसी स्थान से या घर से कहीं से भी निकालने को, निष्कासित करने को क्या कह देते हैं? डिपोर्ट कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, हो सकता है किसी छुप कर रह रहा हो, तो ऐसे में अगर उसके बारे में पता चल जाए तो उसे निकाल देना, उसे आप कहते हैं डिपोर्ट करना। डिपोर्ट यानी निकालना, ठीक है। तो जो पीड़ित हैं उनको निकाल दिया गया था, नहीं निकाल दिया जा रहा था, फ्रॉम किससे? गेटॉस अक्रॉस। ये गेटॉस अक्रॉस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गेटॉस एक वर्ड है, ये एग्जैक्टली exactly। इसको घेटो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे गैटो। एच जो होगा वो साइलेंट होगा। ये क्या होता है? देखो, गैटो वर्ड का मतलब ये है कि कोई ऐसी जाति या ऐसे समुदाय के लोग जो कहीं ना कहीं छोटे क्षेत्र में एक साथ रहते हो। जैसे अपने देश में अगर आप बात करें तो कुछ जगह रोहिंग्यों की बात होती है। दिल्ली में, जैसे दिल्ली में कुछ रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, वो हमारे देश में रह रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं वो उनका एक समुदाय, एक छोटे छोटी जगह पर, छोटे छोटे क्षेत्र में एक ही समुदाय के लोग जो कहीं से आकर किसी देश में बस जाएं, इलीगली बस जाएं, तो उनका एक छोटे से क्षेत्र को क्या कहते हैं? गेट्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? गेट्टो। घेट्टो नहीं पढ़ेंगे, इसको गेट्टो पढ़ेंगे, ठीक है। तो गेट्टोस अक्रॉस, ये बहुत सारे हैं इसलिए एस लगाया। तो इसमें ये पूछा है कि डिपोर्ट का मतलब क्या है, या डिपोर्ट का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? पर्यायवाची का मतलब है कि इसमें अपना सिनोनिम क्या होगा। तो डिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया, डिपोर्ट का मतलब होता है निकालना। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है? निकालना। क्लियर है ये चीज? चलो, देश निकाला करना या निकालने को डिपोर्ट कहते हैं। एक्सपेल का मतलब क्या होता है? तो एक्सपेल का मतलब होता है निर्वासित करना। निर्वासित करना। निर्वासित करना या देश से निकालना, या देश से निकालना। क्लियर है ये सभी को? एक्सपेल का मतलब होता है निर्वासित करना या देश से निकालना। टेकन का बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि समझना, किसी बात को समझना टेकन कहते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है। या फिर आप कह सकते हैं, समझना भी इसका एक अर्थ है, इसका अर्थ शरण देना भी होता है। टेक इन का मतलब होता है शरण देना, आश्रय देना, शरण देना, है ना। और कपड़े तंग कर, ये कपड़े को ऑल्टर कराना भी हम कहते हैं ना, तो कपड़ों को छोटा करना या कपड़ों को फिट करवाना, ऑल्टर करवाना भी आपका क्या कहलाता है? टेक इन कहलाता है। तो ये टेक इन के ये मतलब है। मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है मिलाना। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। और परमिट का मतलब होता है अनुमति देना। अनुमति देना। तो हमसे जो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका डिपोर्ट वर्ड है ना, ये डिपोर्ट वर्ड आपका किस शब्द से मिलता है, इसका पर्यायवाची क्या है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। डिपोर्ट का मतलब होता है निकालना, किसी जगह से निकालना, ठीक है। और एक्सपेल का मतलब भी निर्वासित करना या देश से निकालना। तो ऑब्वियसली टेक इन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेक इन का मतलब तो शरण देना, समझना या कपड़ों को फिट करवाना। मर्ज भी नहीं होगा, मिलाना होता है। परमिट भी नहीं होगा क्योंकि अनुमति देना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अपना एक्सपेल होगा। एक्सपेल का मतलब भी डिपोर्ट ही है, यानी किसी देश से ऐसे लोगों को निकालना जो कि क्या है, इलीगली कहीं बसे हुए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी इंप्लीमेंटेड द परसिक्यूशन इन स्टेजेस, विच
पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड परसिक्यूशन इन द गिवन लाइन। कहने का मतलब है कि जर्मनी ने इंप्लीमेंट किया परसिक्यूशन इन स्टेजेस। तो ये जो परसिक्यूशन वर्ड है, जो परसिक्यूशन वर्ड है वो क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या डिटर्मिनर्स है? तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। देखो, किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। अच्छा, सफिक्स क्या होता है इंग्लिश में? तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अपना प्रत्यय। ठीक। तो इंग्लिश में सफिक्स, हिंदी में प्रत्यय। अगर किसी शब्द के पीछे का भाग TION है तो हमेशा ध्यान रखना वो क्या है? नाउन। बिना किसी संकोच के समझ जाना कि वो किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है या उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वो है नाउन। तो मैं उम्मीद करता हूं आप परसिक्यूशन का पार्ट ऑफ स्पीच बता पाएंगे। तो परसिक्यूशन का पार्ट ऑफ स्पीच जो होगा वो क्या होगा? नाउन, यानी राइट आंसर विल बी नाउन। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द मोस्ट फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस। यानी यहाँ पर दिया हुआ स्पेस, इसमें आपको सही आंसर देना है। विच कैन मेक द गिवन सेंटेंस, जिससे सेंटेंस सही बन जाए ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। यानी जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ चार ऑप्शन दिए, जो सही है उत्तर है उसको आप यहाँ पर लिखिए। तो क्या लिखा हुआ है? द पोस्ट ऑफिस इज जस्ट राइट देयर। पोस्ट ऑफिस बिल्कुल ठीक वही है। कहाँ? अराउंड द कॉर्नर। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये अराउंड द कॉर्नर लिखा हुआ है ना, ये अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बहुत पास। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत पास, बहुत करीब, बहुत पास। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है बहुत पास, बहुत करीब। तो आप क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस जस्ट वही है, जस्ट देयर, जस्ट वही है, बहुत पास में है। इट टेक्स, कितना समय लगेगा? 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे। फूट टू गेट देयर, वहां पहुंचने में कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। लेकिन आप हमेशा एक बात समझना, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए होंगे वो क्या है? एट है, ऑन है, विथ है और इन है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है? फूट आ रहा है। जो अपना ये फूट शब्द है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि फूट का मतलब तो पैर है, लेकिन फूट के साथ जब आप ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ऑन। तो इसका मतलब होता है पैदल। इसका मतलब क्या होता है? पैदल। ठीक। तो फूट के साथ हमेशा क्या लगता है? फूट के साथ हमेशा लगता है ऑन। और इसका पूरे का मतलब होता है पैदल चलना। तो भाई इतना पास है आपका पोस्ट ऑफिस, जो आप क्या है, पैदल ही 5 मिनट में पहुंच जाओगे। तो ऑब्वियसली यही आंसर होना चाहिए। तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा? अपना बी, ऑन। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डायरेक्शन वही दिए हुए हैं आपको, इनमें से चार ऑप्शन में से चुनना है। शी हैज द मोस्ट ब्लैंक 2 ईयर ओल्ड गर्ल। उसकी 2 साल की बच्ची है, इसका मतलब तो यही है। शी कोई लड़की है या कोई महिला है, उसकी 2 साल की बच्ची है। मोस्ट वर्ड हमेशा ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव होता है। मोस्ट वर्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, मोस्ट, मोस्ट वर्ड जो है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? अपनी एडजेक्टिव। मोस्ट वर्ड अपना एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। किसी की आप प्रशंसा करते हैं या सराहना करते हैं, उसे आप कहते हैं एडमायर। और एडमायर है वर्ब। एडमायर क्या है? वर्ब है। और वर्ब सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो ध्यान रखना, वर्ब का मतलब है काम। यानी किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो वर्ब कहलाती है, काम है वो भी। ठीक है। उसके बाद जो ब्यूटी है, ब्यूटी का मतलब है सुंदरता।
ब्यूटी का मतलब है सुंदरता। अच्छा, ये ब्यूटी जो है ना, ये नाउन है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर ब्यूटी नाउन है, तो जो ब्यूटीफुल एक वर्ड है, ब्यूटीफुल एक वर्ड है, तो ब्यूटीफुल क्या है? तो ब्यूटीफुल आपका जो है ना, ये होता है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और जो ब्यूटी है वो आपका क्या है? नाउन। उसके बाद जो एडोरेबल वर्ड है, इस एडोरेबल वर्ड का मतलब होता है मन को मोहने वाले, ना, मनमोहक। मनमोहक, मनमोहक। और टॉलर क्या है? तो टॉलर का मतलब है लंबा। डॉलर का मतलब होता है लंबा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये डॉलर वर्ड है, आपके डॉलर वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एडजेक्टिव है अपना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये डॉलर वर्ड होता है ना, अगर ऐसे शब्द जिनके पीछे ई आर दिखे आपको, ध्यान से सुनना, ऐसे शब्द जिनके पीछे क्या दिखे आपको? ई आर, या फिर ऐसे शब्द जिनके पीछे आपको दिखाई दे ई एस टी, तो वो आपके क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एडजेक्टिव। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे शब्द जिनके पीछे क्या दिखाई दे? ई आर दिखाई दे, या फिर क्या दिखाई दे? ई एस टी, तो वो जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? आपके। क्लियर है ये चीज? दूसरी चीज, हमेशा ध्यान रखना कि जो ई आर वाला वर्ड है ना, वो मोस्ट वर्ड के साथ नहीं लगता। ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आप, ई आर आ रहा है ना, और यहां पर मोस्ट लिखा है, तो मोस्ट और ई आर कभी साथ नहीं आते। मोस्ट और ई एस टी भी कभी साथ नहीं आते। इसका मतलब ये आंसर तो नहीं है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी मोस्ट वर्ड आया है तो उसके बाद वर्ब नहीं आएगा। क्लियर है? तो भाई ये आंसर भी नहीं है। अब बच्चे कितने? दो। अब उसके बाद देखिए, ब्यूटी है और एडोरेबल है। ब्यूटी सुंदरता, उसकी बहुत सुंदरता 2 साल की लड़की है, या उसकी बहुत मनमोहक 2 साल की लड़की है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मनमोहक होना चाहिए, सुंदरता भी नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? चलो, अब ये नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो। क्वेश्चन है वही है कि जो स्पेस है इसमें सही प्रेपोजिशन कौन सा आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑफ, इनटू, ऑफ, विद, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ना, इन्हें आप क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन जो होते हैं वो क्या करते हैं? दो चीजों का रिलेशन उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनके स्थान के हिसाब से बताते हैं, इसीलिए इन्हें आप क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। चलो, अब इधर हम देखते हैं, जैसे कि क्या कहा गया है, कैट जम्प्ड ब्लैंक द काउंटर। ऑब्वियसली एक काउंटर बना होगा, और उस काउंटर पे से वो जो वो जो ऐसे करके बिल्ली बैठी होगी, तो वो जो बिल्ली बैठी होगी, तो ठीक है, ऐसे बिल्ली बैठी होगी। अब उस काउंटर के ऊपर से उसने क्या किया? जंप किया। क्या किया? जंप किया। तो मुझे ये बताओ कि यहां पर क्या आना चाहिए? तो देखो, इस वाले ऑफ का अर्थ क्या होता है? ओ डबल एफ, ऑफ। तो इस ऑफ का अर्थ होता है, ओ डबल एफ ऑफ का अर्थ क्या होता है? तो ओ डबल एफ ऑफ का अर्थ ये होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और दोनों क्या हो? टच हो एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या हो? दोनों टच हो। ठीक है। और जैसे ये अनटच हो, जैसे हम छुएंगे तो ये अलग होगी। तो कभी भी कोई भी चीज एक दूसरे से अलग हो, ऐसी स्थिति में आप क्या लगाते हैं? ऑफ। और इसका अर्थ होता है से। इसका अर्थ क्या होता है? से होता है। क्लियर है? तो हमेशा ओ डबल एफ ऑफ कब लगाना है? जब कोई चीज किसी चीज से अलग होगी, सेपरेट होगी, सेपरेशन, अलगाव यदि आपको बताया जाएगा, ऐसी स्थिति में आप क्या लगाओगे? ओ डबल एफ ऑफ। इनटू कब लगाते हैं?
इनटू का मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है में, या होता है के अंदर, में या के अंदर। ठीक। और उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, का, या फिर होता है की, या फिर होता है के, का की के। और विद का मतलब होता है के साथ, विद का मतलब होता है के साथ, और क्या होता है, से। ठीक। ये तो इनके मतलब हो गए। मैंने जो आपको यहाँ पर बनाकर दिया वो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि यहाँ जो बिल्ली है वो, एक सेकंड, यहाँ जो क्या है, ठीक, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो कहने का मतलब है, क्या बिल्ली काउंटर से कूदी, काउंटर में या काउंटर के अंदर, या फिर काउंटर काकी के कूदी, या काउंटर के साथ कूदी, या काउंटर से कूदी। अब मैं आपको इनका मतलब समझाता हूँ। जब कभी भी कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो ये ऑफ लगाते हैं। जब कोई कोई भी वस्तु जो चारों पांचों तरफ से ढकी हो, यानी एक बॉक्स टाइप की चीज जो चारों पांचों तरफ से ढकी हो, और ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है और उसमें कोई चीज प्रवेश कर रही हो, किसी चीज के अंदर जा रही हो, ऐसी स्थिति में आप लगाते हैं इनटू। क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। क्लियर है। ऑफ कब लगाते हैं, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही हो। ठीक। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, काकी के। ऐसी स्थिति में काकी के कब लगाते हैं, जब कोई चीज किसी चीज से रिलेट करती है। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि टेबल ऑफ वुड, ठीक है, तो लकड़ी की टेबल, उसकी दुकान, इसका भाई, तो ये काकी के सेंस में होता है जब आप किसी का किसी से संबंध बताते हो। और विथ का मतलब क्या होता है, के साथ, यानी किसी चीज के साथ। जैसे आई एम स्टैंडिंग विथ माई फ्रेंड, आई एम स्टैंडिंग विथ माई, जो भी है बहुत सारे लोग, या कोई भी आप विथ का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ आप बोलते हैं। लेकिन विथ का मतलब एक से भी होता है। अब से किस सेंस में, मैं आपको बता रहा हूं। जब आप किसी काम को किसी चीज की मदद से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो मैं स्टाइलिश की मदद से लिख रहा हूं ना, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या लिखूंगा, विथ। अच्छा, किसी काम को किसी चीज से परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वहां पर नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग ही होती है। जैसे आई कट द ट्री विथ एक्स, तो मैं पेड़ काट रहा हूं किससे, उससे, एक्स से। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा जो यहाँ विथ का मतलब है वो होगा से। यानी किसी काम को आप किसी चीज से परफॉर्म करें, उसे आप कहते हैं, विथ लगाते हैं जिसका मतलब होता है से। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर काउंटर से कूदने की बात हो रही है, काउंटर से वो अलग हो रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए अपना, आंसर होना चाहिए ऑफ। क्योंकि काउंटर एक वस्तु है जिससे वो कूद रही। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही है सीधी बात। इस स्पेस में आपको क्या आंसर आना चाहिए, तो इट वॉज वेरी ब्लैंक नॉट टू कॉल अस एंड से यू डू बी लेट। इट वॉज वेरी, अब क्या होगा, ये बहुत क्या था पता नहीं, कॉल नहीं किया हमें, और कहते हैं कि तुम लेट होते हो। स्टुपिडिटी का मतलब क्या होता है, तो स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। स्टुपिडिटी का मतलब क्या होता है, मूर्खता। स्टुपिडिटी का होता है मूर्खता। थॉटलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। और फुलिशनेस का मतलब होता है बेवकूफी भरा, बेवकूफी भरा। और सरप्राइज का मतलब होता है चौंकना। क्लियर।
तो अब उनका कहने का मतलब है ये तो बहुत क्या है, अब वो पता नहीं, नॉट टू कॉल अस, हमें कॉल नहीं करते और कहते हो कि तुम हमेशा लेट होते हो। मतलब कोई व्यक्ति है वो उसको फोन नहीं करता, और फिर जब वो उसे पता चलता है तो उस हिसाब से वो पहुंचता है, तो वो लेट हो जाता है। तो वो पहला वाला व्यक्ति उससे कहता है कि भाई तुम तो बहुत लेट हो जाते हो। तो जिसको कॉल नहीं आया उसने क्या कहा, तुम बहुत मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, या बिना सोचे समझे बोल रहे हो, या बेवकूफी भरा बातें कर रहे हो, चौंकने वाली बातें कर रहे हो। तो ऑब्वियसली सरप्राइज तो होना नहीं है, और इसमें बेवकूफी वाली जो है वो भी नहीं हो सकती। स्टुपिडिटी और थॉटलेस, थॉटलेस यानी थॉटलेस ऐसा है कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम बिना सोचे समझे ये बोल रहे हो। भाई तुमने बिना सोचे समझे ये बोला है कि नॉट टू कॉल अस, तुमने कॉल तो किया नहीं और कहते हो कि लेट होते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, थॉटलेस होगा, ना कि स्टुपिडिटी होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा है, ये आपके पेडागोजी से रिलेटेड है, बट इंग्लिश में दिया हुआ था पीवाई क्यूज का ये, इसीलिए मैं आपको ये बता भी रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। किसी भाषा को सीखने के लिए उसमें विकास बौद्धिक विकास की उसके ऊपर जो थ्योरी थी वो किसने दी है। तो इसका नाम पहला है जो है वो है प्याजे, सेकंड है वाइगॉट्स्की, थर्ड है चॉम्स्की, और चौथा है पेवलॉव। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये थोड़ा सा अलग सवाल है लेकिन ये इंग्लिश में आया हुआ है। बोल रहा हूँ एमपी टेट केस में, आपके पिछले साल के 2022 समथिंग का है ये, और उसमें प्रश्न में दिया हुआ था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो प्याजे है ना, उन्होंने आपको दी थी कॉग्निटिव थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव थ्योरी दी। ये चीज ध्यान रखना। विगॉट्स्की ने विगॉट्स्की ने आपको सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, एस सोशल इंटरैक्शनिस्ट आई टी। और इन्होंने जो दी थी चॉम्स्की ने, वो एलडीए डिवाइस के बारे में उन्होंने कहा था कि एक डिवाइस होता है उसके लिए इस्तेमाल करें। और पैवलॉव भी आई थिंक सोशल से ही रिलेटेड थे, तो उनका भी ऐसी कोई सोशलिस्ट नहीं, नेटिविस्ट थी आई थिंक। इनकी थी, एक सेकंड में बता, इनकी थी नेटिविस्ट। नेटिविस्ट थ्योरी जो थी वो थी इनकी, और चॉम्स्की जो थी वो थी सोशल इंटरैक्शनिस्ट। सोशल इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी। और जो पैवलॉव की थी वो थी आपकी लर्निंग थ्योरी। यहाँ जो प्रश्न है वो ये कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी जो थी वो किसकी थी। तो मैंने आपको बताया जो प्याजे, इसको टी साइलेंट रहता है, जो प्याजे थे उनकी कौन सी थी, कॉग्निटिव थ्योरी थी। विगॉट्स्की की कौन सी थी, नेटिविस्ट थ्योरी। चॉम्स्की की क्या थी, सोशल इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। और पैवलॉव की कौन सी थी, लर्निंग थ्योरी। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्याजे। ये वैसे इंग्लिश का नहीं था, फिर भी इंग्लिश में पूछा गया है तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट लर्निंग। ऐसी कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सिखाने पर या सीखने पर, सॉरी लर्निंग लिखा हुआ है, सीखने पर प्रभाव डालती हैं,
जो आप सीखते हैं उस पे प्रभाव डालती है। तो प्रभाव क्या डालती है कि लर्नर्स डिसइंटरेस्ट, यानी जो सीखने वाला है उसे इंटरेस्ट नहीं है, ये भी एक प्रभाव डालती है। ठीक है। नॉन अवेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज, यानी पढ़ने के लिए किताबों, सामान और चीजें ना हो। उसके बाद अनकंड्यूसिव नहीं है, ये कंडक्टिव एनवायरनमेंट है। अनकंडक्टिव एनवायरनमेंट मतलब जहां पढ़ाई करने के लायक एक वातावरण ना हो। तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सीखने में बाधा बनती हैं। तो भाई जिसको सीखना नहीं है वो भी एक बाधा ही है। दूसरा, जब आपके पास सोर्सेस नहीं होंगे, स्टडी मटेरियल्स नहीं होंगे, तो वो भी आपके लिए एक दुविधा है, बाधा ही है। और तीसरा, ऐसा माहौल जहां पढ़ाई नहीं की जा सकती, तो वो भी है। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यानी 10वां, सॉरी चौथा। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए हुए हैं वो पीवाई क्यूज थे, जो कि अपने एमपी टेट वर्क 3 के लिए पूछे गए थे। तो मेरा आपसे मुझे आशा करता हूं कि आपको आज जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जो 10 क्वेश्चन, वैसे 15 क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे, तो मैंने आज 10 ही लिए हुए हैं। तो आगे की जो अपने जो सीरीज है, जो एमसीक्यूज की जो सीरीज है, उसमें आपको और भी क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरह से कंटिन्यू करवाता रहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर या कमेंट में ही आपको मैं बताऊंगा। तो इसी के साथ मुझे तो इजाजत, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।